गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। देखो बेटा, हमने चैप्टर आपका हिस्ट्री का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जो हमारा अब बचा है वो लास्ट चैप्टर है, ये संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको हर बार यही कहती हूँ कि जितना आप चैप्टर की जो हेडिंग है यानी चैप्टर का जो नाम है उसको अगर पहचानोगे तो उसमें आपको क्या है, पूरे चैप्टर को समझने में आसानी हो जाती है। संविधान का निर्माण, वैसे तो अगर हम ये देखें तो ये चैप्टर क्या है, पॉलिटिकल का चैप्टर है। ठीक है, लोकतंत्र का चैप्टर है, लेकिन वास्तविक अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, लेकिन इसको भारतीय आपकी +2 की हिस्ट्री में रखा गया है। मिलता जुलता बिल्कुल किससे, पॉलिटिकल साइंस से मिलता है। किसी संविधान के निर्माण की शुरुआत कैसे की गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इन सब को इसे में पूरे डीपली आपको इसमें समझाया गया है। और आपको पता होगा कि शायद मैंने कभी 10th में सिविक्स के टाइम में या 9th के सिविक्स में एक चैप्टर था जो आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो उसमें आपको अच्छे से मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की निर्माण की शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये क्या था कि भारतीय संविधान की जब निर्माण की शुरुआत हुई थी तो कैबिनेट भारत में इसको जब है इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसमें क्या था, इसको शुरुआत हुई थी जुलाई 1946 में, यानी कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और जुलाई 1946 में इसके निर्माण होने के बाद में, संविधान सभा बनाने के बाद में, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1946 में। इसको बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा था, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, लगभग पूरे 3 साल के लगभग इसमें टाइम लग गया था। ये जब बनकर तैयार हुआ था तो ये बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन ये लागू जब किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 तक इसके जो 2 महीने का जो हमारा इंतज़ार किया गया था, उसके पीछे भी एक ऐतिहासिक कारण रह चुका है जो कि आपको 10th के भी मैंने आपको बताया था। और अब एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारा जो पहला स्वतंत्रता जो दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, रावी नदी के किनारे, और ये लाहौर में मनाया गया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए, हमारा जो संविधान था उसका जो लागू किया गया था वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1956 को। 2 महीने के लिए डिले किया गया था। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि आपका जो संविधान दिवस है वो कब है। संविधान दिवस की शुरुआत की गई थी 2015 में, 26 नवंबर 2015 को हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 26 नवंबर को हर साल एक संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर की बात करते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। मैंने आपको बताया ना कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान और सबसे बड़ा, सबसे लिखित अगर संविधान किसी देश का है तो वो है भारतीय संविधान। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान, यानी कि इसकी शुरुआत हुई कब सामने आई, अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को। इसकी लंबाई पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानीपूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। हमारे संविधान में ने अतीत और वर्तमान के घावों पर महरम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों व समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी। दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंची नीची और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने का भी प्रयास किया। भारत में संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया। इस दौरान संविधान सभा में मसविदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। देखो इसमें कब है, अब इसमें बताया गया है कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। वैसे ही आपको फिर बता रही हूँ कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1946 में। ठीक है, अब देखिए उथल पुथल का दौर
कि मैं आपको इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखो एक चैप्टर आपका इसमें डिलीट हो चुका है, भारतीय विभाजन की समझ वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इसमें डिलीट हो गया इस बार आपके 30% सिलेबस में उसको। तो इसमें क्या था कि उथल पुथल वाला क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। ठीक है, इस विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि अगर हम बात करें कि लोगों की समर्थी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था और जो ब्रिटिश राज के खिलाफ संभव सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों की बखूबी याद थे। 1946 के बसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों को सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुसलमान एकता का जन आंदोलन का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकाम होते जा रहे थे। अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि हम आपको बता दें कि अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, प्रत्येक कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। और अगस्त में क्या हुआ था, कोलकाता से हिंदू और मुसलमानों की जो सांप्रदायिक लड़ाई थी, जो दंगे थे, वो भड़क गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे ये दंगे पूरे भारत में फैलते चले गए और भारत में फैलने के साथ में इतने विकराल रूप धर लिया कि खुद अंग्रेज़ों के समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या किया जाए। इन दंगों और प्रसादों को रोकने के लिए जब वो पुलिस भेजते थे, यहीं कहीं की आर्मी को भेजा जाता था, तो जो मुस्लिम होता था वो मुसलमानों के साथ मिल जाता था और हिंदुओं के साथ मिल जाता था। यहाँ तक कि हमारी यहाँ की आर्मी और पुलिस प्रशासन भी क्या कर रहा था, उन दंगों में शामिल हो गया था। ऐसी ये कहें कि विपत्ति की घड़ी या ऐसे संकट की घड़ी में खुद अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने अनान फनान में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी। ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ कि के लिए निर्मम चुनाव का क्षण था। उसके सामने तक्षण मृत्यु पीढ़ियों पुरानी जड़ों के उखाड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे, मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर। यानी कि उसी टाइम क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद में करोड़ों हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान की तरफ मुस्लिम जा रहे थे। ठीक है, एकदम नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देसी रियासतों को लेकर थी, क्योंकि उस टाइम में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में 592 देसी रियासतें थी। जब देश आज़ाद होने के बाद में उन 592 देसी रियासतों के सामने अंग्रेज़ों ने एक और शर्त रख दी थी कि अगर कोई भी देसी रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है, अकेले अपना इंडिपेंडेंट रह सकती है। अगर वो चाहे तो किस पाकिस्तान के साथ जा सकती है अपनी मर्ज़ी से, और चाहे तो वो इंडिया के साथ में रह सकती है। तो ऐसी एक तरफ तो भारत तो हिंदू और मुसलमानों का जो दंगे थे, हर इंसान का खून का पैसा बना हुआ था, और दूसरी तरफ उसी टाइम में क्या था, 592 देसी रियासतों को मिलाने का सबसे बड़ा की चुनौती भारत के सामने आ चुकी थी। तो इस तरह से एक बहुत ही विकट कहें कि एक बहुत ही मुश्किल का टाइम था जब भारत के सामने देश आज़ाद होने के बाद में एक राष्ट्र बनाने का। 1/3 भूभाग से ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित थी ही सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो तो इन नवाबों और राजाओं को संवैधानिक स्थिति, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनको संवैधानिक स्थिति प्रदान कर दी गई थी। उनको ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, अपना अलग अस्तित्व रख सकते हैं। वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं और चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इंडिया के साथ आ सकते हैं। संविधान सभा का गठन, अब उसी दौरान देखो किस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1946 और 1945 और 46 की सर्दियों में
भारत के प्रांतों के चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। यानी कि डायरेक्ट भारतीय संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था, पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे। उन प्रांतों में चुने गए सांसदों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। नई संविधान सभा कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में, क्योंकि आपको पता होगा कि जब प्रांतीय चुनाव हुए थे तो उन प्रांतीय चुनावों के अंदर कांग्रेस को एक स्पष्ट या एक बड़ी पार्टी के रूप में उसको बहुमत मिला था। ठीक है, तो इस तरह से क्या था कि उस टाइम में जो संविधान सभा बनी थी तो उसमें ज़्यादातर क्या 90% जो सदस्य थे वो कांग्रेसी थे। ठीक है, कांग्रेस के सामान्य चुनाव में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटों पर सीटें मिल गई, लेकिन लीग के संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे हो रहे, क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी के जो थे उसने बहिष्कार किया था संविधान सभा का। उन्होंने अलग से संविधान की मांग की थी और अलग देश बनाने की मांग की थी। साथ में ही क्या था, उसी दौरान कि अगर हम ये कहें, समाजवादी जो पार्टी थे या समाजवादी जो लोग थे वो भी क्या थे, शुरू में संविधान सभा से दूर ही बनाए हुए थे। इस वजह से संविधान सभा में जितने सदस्य थे उनमें ज़्यादातर कौन से थे, 82% सदस्य कांग्रेसी थे। परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एक मत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौते की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा की कई चर्चाएं जनमत को प्रभावित करती थी। जब संविधान सभा की बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलालें अखबारों में छपती थी और तमाम प्रस्तावों के सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस प्रेस से होने वाले इस आलोचना और जवाबी आलोचना से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति का गहरा असर पड़ता था। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा के लिए भी आवाज़ उठा रहे थे। कि संविधान सभा में क्या जात बन रही थी, उस दौरान क्या थे, संविधान सभा की जो बैठकें होती थी और किसी मुद्दे को लेकर खास चर्चाएं होती थी, तो उन चर्चाओं में क्या होता था बेटा कि उनको अखबारों में भी उनको छपाया जाता था, अखबारों में भी प्रिंट होता था और उसके ऊपर आम जनता पढ़ने के बाद में अपनी राय दे, यानी कि आम जनता की राय भी ली जाती थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि आम जनता को संविधान से परिचित कराने की। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे। दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। साथ सभा के सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही सार्वजनिक चर्चाएं और बहस हुई। मुख्य आवाज़ें, संविधान सभा में 300 सदस्य थे, उनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत राष्ट्र ध्वज केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का होगा। 3 बराबर चौड़ी पट्टियाँ का तिरंगा झंडा होगा, जिनके बीच की गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों का प्रारूप लिखने की खास मदद की और कई विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सभा के चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। देखो बेटा, इसमें से अगर हम बात करते हैं लगभग 300 सदस्य थे इसके अंदर संविधान सभा के अंदर, लेकिन उनमें भी 6 जो सदस्य थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और 6 सदस्यों में भी 3 जो कांग्रेसी थे। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपको पता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है,
और इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या था प्रस्ताव पे, इस उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इन्होंने ही हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें केसरिया सफ़ेद और गहरे हरे रंग का, और यहाँ तक कि 3 पट्टियाँ होंगी, बीच में गहरा नीले रंग का चक्कर होगा। ये सब किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पटेल थे जो कि दिखावा कम करते थे, बल्कि पर्दे के पीछे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो काम किया था वो पटेल जी का था। कि कई भी विचारों, विरोधी दलों के बीच में जो विचार मनमुटाव लोगों के बीच में हो रहे थे, उनको क्या किया था उन्होंने, उनमें आपसी सहमति कराई थी। यहाँ तक कि कई रिपोर्टों का प्रारूप उन्होंने तैयार किया था। और इसी के साथ में जो था राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनका जो सबसे बड़ा अहम काम था कि सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्य अपनी बात को कहने का मौका मिले। ये उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर, आपने सुना होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये एक मल्हार जाति के थे जो दक्षिणी भारत में होती है। मल्हार जाति इनको अछूत समझा जाता था। ठीक है, अम्बेडकर जी को ही हमारे अगर कहीं संविधान का पिता कहा जाता है। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री के पद संभालने का न्यौता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संवैधानिक प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे, जो कि गुजरात के KK मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दोनों ने संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने नोटबुक में क्वेश्चन जरूर करें। इसमें देखिए आप कहेगी कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? BR अम्बेडकर थे। इनके कुल सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य में उनके साथ पहले थे गुजरात के KK मुंशी और दूसरे थे मद्रास के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, यह 6 सदस्यों के 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक BN राव थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। दूसरे अधिकारी MN मुखर्जी थे, जिनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी और मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट और वैधानिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अम्बेडकर के पास सभा के संवैधानिक प्रारूप को पारित अम्बेडकर के पास सभा के संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। ये लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार रखते थे। देश के भावी स्वरूप पर, भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए, नागरिकों को नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी उन्होंने चर्चाएं की। धन्यवाद। अगला हम अगले वीडियो में करें।